नमस्कार दोस्तों, मैं अली असगर बोहरा रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं और संविधान सभा के निर्माण, गठन, उसके कार्य प्रणाली, इन सब के बारे में हम लोग अब तक काफी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, जो शेष भाग बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो कुछ एक फैक्चुअल जानकारियां हैं, तथ्यात्मक जानकारियां, और उन्हें आप तक पहुंचाने के बाद इस चैप्टर का अंत आज मैं करता हूं। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर उसके बाद प्रस्तावना से लेकर अनुच्छेद 395 तक अनुच्छेदवार या फिर प्रावधान दर प्रावधान हम लोग हर एक प्रावधान पर चर्चा करेंगे। उसी भी संविधान संशोधन पर भी हम चर्चा करते जाएंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में, जैसा मैंने आपको कहा था, 389 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद, पाकिस्तान की अपनी संविधान सभा हो जाने के बाद हम लोगों ने संविधान सभा को भी विभाजित किया, तो उस समय 389 से हम लोग 299 हो गए, यानी भारतीय संविधान सभा 299 पर आ गई। मैंने उसका फिर आगे और उप विभाजन करके आपको बताया कि 229 जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य थे और 70 जो थे वो मनोनीत थे। 389 जब हम बात कर रहे थे तब 296 प्लस 93 वाली सिचुएशन थी। जब विभाजन हुआ तो उसके बाद 299 में 229 प्लस 70 हो गए। दोस्तों, कहां से कितने लोग आए थे? प्रांतीय विधानसभाएं थी, तो किस प्रांत से कितने सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया, मैं इस पर आप लोगों को जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त प्रांत की। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य संविधान सभा में आए थे। उसके बाद मद्रास से 49 सदस्य इसमें सम्मिलित हुए। बिहार से 36 सदस्य, बॉम्बे से 21 सदस्य, पश्चिम बंगाल से 19, मध्य प्रांत एवं बरार से 17, पूर्वी पंजाब से 12, उड़ीसा से 9, असम से 8, और उसके अलावा दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग, इन 3 इलाकों से एक सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। इन्हें टोटल करेंगे 229 आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि किन इलाकों से, यानी जो प्रांतीय विधानसभाओं के अलावा देशी राज्य रजवाड़ों ने अपने यहां से कुछ सदस्य मनोनीत किए थे। तो कौन से इलाके से, यानी किस देशी राज्य से कितने सदस्य आए थे, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, अलवर से 1 सदस्य, बड़ौदा से 3 सदस्य, भोपाल से 1 सदस्य, बीकानेर से 1 सदस्य, कोचीन से 1 सदस्य, ग्वालियर से 4 सदस्य, इंदौर से 1 सदस्य। उसके बाद आप जयपुर से 3, जोधपुर से 1, जोधपुर से 2, कोल्हापुर से 1, कोटा से 1, मयूरभंज से भी 1। उसके बाद आता मैसूर से 6 सदस्य, क्योंकि मैसूर यानी मैसूर जिसे हम आज कहते हैं, वो एक बड़ा राज्य था, वहां से 6 सदस्य लिए गए। पटियाला से 2, रेवा से 2। उसके बाद त्रावणकोर से 7 सदस्य लिए गए। दोस्तों, त्रावणकोर सबसे बड़ा राज्य रहा और सबसे अधिक सदस्य त्रावणकोर से आए 7। उदयपुर से दोस्तों 2 सदस्य लिए गए। दोस्तों, इन जितने राज्यों के नाम मैंने आपको भी गिनाए, ये सब स्वतंत्र राज्य थे। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक राज्य स्वतंत्र था, उससे 1 से लगाकर 7 तक की विभिन्न संख्याओं में सदस्य आए। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक शर्त यह भी थी, जैसा मैंने आपको शायद बताया, कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य मनोनीत होगा, किसी भी राज्य रजवाड़े या किसी भी देशी रियासत से। तो देश में स्थिति यह थी दोस्तों कि कुछ ऐसे राज्य रजवाड़े थे जिनकी 10 लाख से कम जनसंख्या थी, ऐसे देशी राज्य भी थे जिनकी 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने कई राज्यों को, जो छोटे थे, जो 10 लाख की जनसंख्या से कम थे, उन्हें मिलाया और उन्हें 10 लाख की जनसंख्या बनाकर या उससे ज्यादा बड़ी संख्या बनाकर उनके समूह में से एक सदस्य भेजा। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, कुल 12 ऐसे समूह बनाए गए। ठीक है, तो उन 12 समूह में पहला समूह सिक्किम और कूच बिहार, इसमें से 1 सदस्य भेजा गया। दूसरा समूह था त्रिपुरा, मणिपुर और खासी राज्य, इनका समूह था खासी राज्य समूह। ठीक है, तीसरा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत राज्य समूह, यूपी राज्य समूह, यानी यूपी का मतलब यहां यूनाइटेड प्रोविंस है, तो यूनाइटेड प्रोविंस स्टेट्स ग्रुप एक था। इसके अलावा ईस्ट राजपुताना, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसी तरीके से रेजिडरी यानी अवशिष्ट राज्य समूह बनाया गया, उसके 4 सदस्य लिए गए। पूर्वी राज्य समूह से 4 सदस्य और पूर्वी राज्य समूह एक और बनाया, 2 पूर्वी राज्य समूह बनाए गए, एक पूर्वी राज्य समूह 1, पूर्वी राज्य समूह 2। पूर्वी राज्य समूह 1 से 4, पूर्वी राज्य समूह 2 से 3 सदस्य इसमें लिए गए।
इसके अलावा गुजरात राज्य समूह से 2, दक्कन एवं मद्रास राज्य समूह से 3 से भी 2 सदस्य लिए गए। उसके अलावा आपको मैं बताऊं पूर्वी राज्य समूह पश्चिमी भारत राज्य समूह से 4 सदस्य लिए गए, मध्य भारत राज्य समूह से 3 सदस्य लिए गए और मध्य भारत राज्य समूह में बुंदेलखंड और आपके मालवा भी शामिल है। उसी तरीके से पूर्वी राजपूताना राज्य समूह इससे भी 3 सदस्य लिए गए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा आपका वर्गीकरण था ये मैंने आपको इस रूप में समझाया। दोस्तों इसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो मैं आपको एक और जानकारी देता हूं जिसके बारे में भी प्राय प्रश्न होते हैं लेकिन इतने डीप में नहीं होंगे। इस जो इतनी लंबी मैंने आपको जानकारी दी दरअसल ये स्टेट पीसीएस में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा या पूर्वी राजपूताना राज्य समूह के सदस्यों की संख्या पता होनी चाहिए, उदयपुर की पता होनी चाहिए। उसी तरीके से आप गुजरात के तो गुजरात वाला, मद्रास से है, तमिलनाडु से तो तमिलनाडु वाला याद रखेंगे। तो ये राज्य स्पेसिफिक है क्योंकि राज्यों के लोग बड़े कम थे ना, तो राज्य स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्रीय सरकारों में तो केंद्रीय सरकार की जो नौकरियां होती हैं उनमें तो नहीं इतने पूछे जाते इस तरीके के प्रश्न, लेकिन संभवतया राजस्थान पीसीएस में या किसी और राज्य की पीसीएस में इसे पूछ सकते हैं। खैर तो इसलिए आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा सत्र, संविधान सभा के 11 सत्र हुए थे दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, और 166 बैठकें टोटल मिलाकर 166 डेज हमारी संविधान सभाएं बैठी थी। लेकिन ये 11 सत्र होते हैं क्या है? दरअसल सत्र क्या होते हैं? संविधान सभा कुछ दिनों के लिए बैठती है, कुछ प्रस्तावों पर चर्चा होती है, फिर अवकाश ले लेती है। उस अवकाश के दौरान भी दूसरे काम हो रहे होते हैं, जैसे प्रारूप समिति अपना काम करती है, कोई अन्य समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति या मौलिक अधिकार की समिति, ये सब अपने अपने काम कर रही है। तो उस दौरान अवकाश भी होता है, उसी दौरान जनता से राय भी मांग ली जाती है, तो सारे काम चल रहे होते हैं। इस बीच संविधान सभा अवकाश के रहती है, तो उस अवकाश के बाद दोबारा एक सत्र बैठता है। ये सत्र ठीक उसी तरीके से जैसे जुलाई से लेकर मार्च तक का हमारा स्कूल का सत्र चलता है, और फिर मार्च से जुलाई तक हम लोग छुट्टियां मनाते हैं, फिर जुलाई में अगले सत्र में आ जाते हैं। संविधान सभा भी कुछ इसी तरीके की थी। 11 सत्र कुछ इस समय आहूत हुए थे। पहला सत्र 9 दिसंबर 1946, जैसे कि आपको पता है 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, तो पहला सत्र भी उसी दिन शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 को पहला सत्र। दूसरा सत्र 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र 28 अप्रैल 1947 से 2 मई 1947। चौथा सत्र दोस्तों 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई से 1947। पांचवा सत्र 14 अगस्त 1947 से 31 अगस्त 1947। इसी पांचवें सत्र के दौरान हम आजाद हुए थे, या हम जब आजाद हो रहे थे उसी के बाद उसी समय पांचवा सत्र बुला लिया गया था 14 अगस्त को ही, क्योंकि भारत उसी दिन आजाद होने वाला था, हमें पता है रात। लेकिन वो 15 अगस्त को क्यों हुआ ये भी हमें पता है, रात 12 बज चुके थे, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को, हम 15 अगस्त को आजाद हुए। खैर तो उस समय पांचवें सत्र के दौरान हम आजाद हुए, और इससे पहले 4 सत्र अविभाजित भारत के हो चुके थे, यानी इससे पहले अविभाजित भारत के 4 सत्र हुए थे, या परतंत्र भारत के 4 सत्र हुए थे, ये हम कह सकते हैं। खैर उसके आगे अगला सत्र 1948 में हुआ, 27 जनवरी 1948 को, जो छठा सत्र था। उसके बाद ये सत्र केवल एक ही दिन का था दोस्तों, और 27 जनवरी 1948 के बाद आगे कोई सत्र इसका सीधे 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला। दोस्तों 27 जनवरी और 4 नवंबर ये सबसे लंबा गैप है अब तक 2 सत्रों के बीच का। बाकी सारे सत्र आपने देखा लगभग हर दूसरे तीसरे महीने हो रहे हैं। इसका रीजन दोस्तों ये रहा कि फरवरी 1948 में मैंने आपको बताया था, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप जो है जनता के सामने प्रकाशित किया, और 8 महीने का समय उन्हें दिया, और कहा कि भाई 8 महीने हैं आप लोगों के पास, और उन 8 महीनों में आप हमें सुझाव दीजिए, हमें बताइए कि क्या कमियां हैं हमारे ड्राफ्ट में, क्या नया हो सकता है, क्या और सुझाव आपके हैं। तो जनता ने 8 महीने में सुझाव वगैरह दिए। तो उन 8 महीनों के दौरान फरवरी से लेकर अक्टूबर तक तो किसी भी हालत में ये नहीं चली संविधान सभा, क्योंकि जनता के पास सारा मामला था। अक्टूबर में दूसरा ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, और उसके बाद उस ड्राफ्ट को नवंबर में चर्चा के लिए लाया गया। तो उसी दौरान 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा फिर चली। उसके बाद जो 8वां सत्र हुआ, ये 7वां सत्र था 4 नवंबर वाला। 8वां सत्र 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक चला। 9वां सत्र 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां सत्र 6 अक्टूबर से लगाकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और अंतिम और 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को आहूत हुआ।
दोस्तों 11वां सत्र अंतिम सत्र था, ये तो है ही है, और उसी सत्र में तकनीकी मामलों पर ज्यादा चर्चा हुई, वरना संविधान तो लगभग तैयार हो ही चुका था। उसके अलावा 11 सत्रों के बाद भी 24 जनवरी 1950 को दोबारा हमारी संविधान सभा मिली, और संविधान सभा ने ये तय किया कि भाई आज हम लोग हस्ताक्षर करते हैं। और उसी दिन आपको पता होगा 24 जनवरी को बहुत सारी चीजें हुई थी, वंदे मातरम और राष्ट्रगान और जनगण मन को क्रमशः राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का दर्जा हमें मिला, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और जनगण मन को राष्ट्रगान। उसी दौरान ये तय भी हुआ था कि इलेक्शंस हो जाएंगे 26 जनवरी को, और राष्ट्रपति पहले चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो भी 24 तारीख को ही निर्धारित हुई थी बात। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को तो देश का संविधान लागू हुआ, ये तो हम सबको पता है। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अंगीकार भी हम लोगों ने कर लिया, ये भी पता है। लेकिन इन 2 महीनों के बीच में क्या इस देश में कोई ऐसा प्रावधान था संविधान का जो लागू हुआ? दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं में हाल की मैंने प्रवृत्ति देखी, कुछ पीसीएस में इन पर प्रश्न पूछे गए, तो इस पर भी मैं आपको तवज्जो देना चाहूंगा। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। 26 जनवरी को तो हमारा पूरा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी से पहले भी कुछ प्रावधानों की हमें जरूरत थी। इसका कारण था कि हमारे देश में कुछ एक प्रावधान इसलिए जरूरी थे, जैसे नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ या चुनाव आयोग की स्थापना, ताकि चुनावों की तैयारी हो सके, ताकि अगले राष्ट्रपति का चुनाव भी हो सके, और ताकि इस देश में कुछ ऐसे प्रावधान जरूरी थे ताकि 1935 और 1947 के जो अधिनियम अंग्रेजों ने बनाए थे वो अधिनियम भी हम खत्म कर सके। तो दोस्तों अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 ये अनुच्छेद नागरिकता से जुड़े हुए थे। इसमें सारे नागरिकता संबंधी प्रावधान हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि क्या थे, लेकिन देश के लोगों को इस भारतीय नए संविधान के तहत नागरिकता देने का काम पहले ही कर लिया। 26 जनवरी 1950 से पहले यानी 26 नवंबर 1949 को ही हम लोगों ने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 लागू कर दिए। अनुच्छेद 60 भी उसी दिन लागू हुआ, 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने अपना पद संभाला था, लेकिन उससे पहले जरूरी था कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप जो है वो संविधान सक्रिय हो जाए, वो प्रावधान, तो अनुच्छेद 60 भी सक्रिय हो गया था। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाता है, हम सब जानते हैं, तो अनुच्छेद 324 भी उसी दिन सक्रिय हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ताकि 26 जनवरी से पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी हो सके। और उसके अलावा अनुच्छेद 366, 367, 379 यानी 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये अनुच्छेद भी उसी दिन लागू हो गए थे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो आपको याद रखने के किस दिन लागू हो गए थे। दोस्तों अंत में मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूं जो भी काफी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे देने के लिए, कि हमारे संविधान सभा में कौन कौन महिला जो थी वो संविधान सभा की सदस्य रही है। तो उनके में 15 आपको बताऊं कि हाल ही में 2015 में जब भारत के का 65वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस समय लोकसभा सचिवालय ने 15 महिलाओं की सूची जारी की थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। और ये ऑथेंटिक सूची एक्चुअली कुछ बुक्स में देखा, कुछ कम निकली, मेरे को कुछ कई जगह तो 9 मिली, कई जगह 7-8 ही नाम मिले, लेकिन ये एक लोकसभा सचिवालय की सूची, इसमें पूरे 15 नाम है। तो मैं आपको उस सूची को ही कोट करके मैं आपको सारे नाम बता देता हूं। अमू स्वामीनाथन एक पहला नाम है, दूसरा है एनी मास्करीन, फिर बेगम एजाज रसूल, दक्षियानी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, और उसके अलावा आपके विजय लक्ष्मी पंडित जी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो नेहरू जी की बहन थी। राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो हमारे भारत सरकार की पहली या स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, और राजकुमारी अमृत कौर क्रिश्चियन थी। दोस्तों कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, उनका नाम सिखों का है क्योंकि वो सिख धर्म में पैदा हुई थी, बट वो अल्टीमेटली क्रिश्चियन रिलीजन की थी क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन व्यक्ति से शादी की थी, इसलिए। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव था। इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जो कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनना चाहता है वो हमारे ग्रुप एडमिन संदीप त्रिवेदी सर से संपर्क कर सकता है। 9414868659 उनका कॉन्टेक्ट नंबर है। धन्यवाद।